हेलो भाई, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे। तो दोस्तों, फाइनली मैं अभी ड्यूटी से आया हूँ। मॉर्निंग में लगभग 8 बजे के आसपास गया था और अभी आया हूँ। तो यार, मैं 2-3 दिन से सोच रहा था कि मैंने जो कंप्लीट तैयारी करी थी ना, वो आपको सही से सेम तरीके से बताऊं, क्योंकि मैंने भी उस टाइम डी का भी, ग्रुप डी का भी फॉर्म लगाया था और एनटीपीसी की सारी एग्जाम्स क्रैक करी थी, है ना। और फाइनली आपको पता है, मैंने सिलेक्शन भी लिया है, जॉब कर रहा हूँ। तो वही मैं पूरा जो स्ट्रेटजी है, एग्जाम का पैटर्न है, हर एक स्टेजेस है, अभी कौन से क्या टीचर से पढ़ना चाहिए, है ना। और मॉक टेस्ट, टेस्ट वगैरह सारी चीजें, क्विज वगैरह, पीवाईक्यू कैसे लगाने हैं, बेस्ट बुक, बेस्ट सोर्स, हर चीज की मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि यार ये जो एक ही वीडियो है ना, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बार बार भटको, और मैं एक ही चीज को लेकर मैं तो कभी भी ज्यादा वीडियो बनाता भी नहीं हूँ। ठीक है, और मैं आपको भी यही कहता हूँ कि अगर एक ही टीचर 4-5 वीडियो स्ट्रेटजी में बता देता है, तो आप मत देखो यार, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें तो क्या है, मैं एक ही स्ट्रेटजी के 20 वीडियो बना सकता हूँ, बच्चे तो देख ही लेंगे, बेचारे परेशान हैं। तुम है ना, टाइम वेस्ट मत करो। और अभी यार ये वीडियो, अब मैंने बोर्ड ऑन तो कर दिया, बट अभी मेरी ऐसे, मुझे पता है ये वीडियो लंबा जाएगा, आधा पौन घंटे लग जाएगा, तो खड़ा होके अभी मेरा मन नहीं है, हिम्मत नहीं है, कुछ भी कह लो। मैं बैठ के एकदम भाइयों की तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, मैंने यार ये पूरे इतने सारे पेपर्स में लिख लिया है, आपकी हर एक चीज़। ये यहाँ पे देखो, मैंने इतने सारे, जैसे ये हो गया मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, जीके के लिए, फिर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगते हैं। देन उसके बाद कुछ रूल्स बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ वीडियो में, ठीक है। तो चलते हैं अपन यार वीडियो की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और देख लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करी, एक एक चीज़ लिखी है यार, देखो। तो देखो यार, सबसे पहले ये देख लो कि मैंने जो ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ना, इससे खुद ने 4 जॉब निकाली है ना। स्टेशन मास्टर की पोस्ट में मैं अभी हूँ। और इस वीडियो में आपको ग्रुप डी से लेके एन टी बस, जो एन टी पी सी है वहाँ तक की सारी बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली बात यह है कि सिलेबस में वही मैथ्स, रीजनिंग और जी के जी एस है। तो आप अगर बहुत सही से ये चीज़ फॉलो करोगे, तो मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद आप रुकोगे नहीं। जनरली ये आपको पता है, 30 से 35 हज़ार की इसमें सैलरी बनेगी, और जब 8 पे कमीशन लग जाएगा, तो लगभग 10 से 15 हज़ार सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये 50 से 55 हज़ार तक पहुंच जाएगी। ये जो लोग डबल का बोल रहे हैं, उसके पक्ष में मैं ज़्यादा नहीं हूँ, जब डेटा देखते हैं तो। इसमें सबसे पहले जो है सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको पता है एक एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, यानी आपका फिजिकल, जिसे आप सीधी भाषा में कहते हो, जिसमें दौड़ होती है। दौड़ कैसे होती है? 100 मीटर की दौड़ करनी होती है। जो मेल कैंडिडेट है, जो लड़के लोग हैं, उनकी 4 मिनट और 15 सेकंड में 100 मीटर, और लड़कियों को, सॉरी, 1000 मीटर। और लड़कियों को 1000 मीटर भागना होता है 5 मिनट और 40 सेकंड में, ठीक है। टाइम का थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है लड़कियों को। देन हम बात करते हैं डीवी की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसके अंदर आपके एसेंशियल जो डॉक्यूमेंट है, यानी 10th और आईटीआई। आपने किसी लोगों ने 10th के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरा होगा, है ना। आपको पता है अभी 14 पोस्ट जो आई है, 14 पोस्ट, उसके लिए कुछ लोगों ने आईटीआई के हिसाब से भरा होगा। तो जो भी आपका पोस्ट प्रेफरेंस, जिसके हिसाब से आपने अप्लाई किया, वो डॉक्यूमेंट। इसके अलावा सारे जरूरी सर्टिफिकेट, जिसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी आता है, कुछ लोगों ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से भर रखा होता है, तो वो सारी चीज़ें आप पहले से बना के रखिए। आपने फॉर्म अप्लाई किया था, बनाया ही होगा। देन मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट भी आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से होता है, यानी इसके अंदर कई सारी कैटेगरी होती है, B1 C1, है ना। तो वो सारी कैटेगरी आप अलग अलग पोस्ट आप देखोगे, उसके हिसाब से होगा, ठीक है भाई। देन अपन बात करते हैं जो अभी वैकेंसी आई है, देखो 2025 की। इसके अंदर 32,438 पोस्ट है, और जनरली ये देखा जाता है कि लगभग 3 गुना लोगों को फिजिकल में बुलाता है। 3 गुना लोगों को फिजिकल में बुलाएगा, इसका मतलब हो गया लगभग 1 लाख लोग फिजिकल में बुलाए जाएंगे। उस हिसाब से अगर अपन लगभग कट ऑफ का एक आइडिया लगाते हैं, बेसिक सा आइडिया लगाते हैं, तो समझ में आता है कि हम जनरल की 75 से 80, ये मैं कब बता रहा हूं, जब एक ठीक ठाक पेपर हो। क्योंकि कट ऑफ ठीक अच्छी जाने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि पोस्ट इस बार काफी कम है। थोड़ी सी अगर वैकेंसी बढ़ भी जाती है, फिर भी ऐसा नहीं हो जाएगा कि पिछली बार की तरह सीधी वैकेंसी जो है इससे बहुत ज्यादा हो जाएगी। पिछली बार तो काफी ज्यादा थी। तो मेरे भाई, कट ऑफ 75 से 80 जनरल की मान लो, ओबीसी की फिर 5-5 नंबर घटा लो, 70 से 75, और ईडब्ल्यूएस की 68 से 73, एससी की 65 से 70, एंड एसटी की 60 से 65। कहने का मतलब यह है कि आपको लगभग जो टारगेट है, रो स्कोर आपको 80+ टारगेट रखना है। 80+ आप टारगेट रखोगे, तभी आप श्योर हो पाओगे कि हाँ सर, मैं सिलेक्शन ले लूंगा। तो ये हो गई
मोटा मोटी कट ऑफ की बात, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि भाई सर एक बार सारा पुराना रिकॉर्ड देख के आप एक बार कट ऑफ डिस्कस कर लीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए, तो उनके लिए ये मैंने बताने की कोशिश करी है। कट ऑफ में लंबी चौड़ी वीडियो लंबी फेंके नहीं मारूंगा, आपको 80+ स्कोर रखने की कोशिश करनी चाहिए जनरली मॉक वगैरह में भी। और हाँ मेरे भाई, अगर आप किताब खरीदना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं ली है या आपको बेटर बुक की जरूरत है, तो आप ये देख सकते हैं, ये साइंस की और ये जीके की काफी अच्छी किताब है, क्योंकि इसमें ना डायग्राम, चार्ट, टेबल सब बना के और अच्छे से फॉर्मूले वगैरह, चार्ट वगैरह काफी पहले से ही बना रखे हैं, आपको ना ऐसे हुबहू लिख के सामने चिपका लेना है बस। ठीक है, तो ये किताबें आप देख सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक से। और मैथ्स और रीजनिंग की भी ये काफी अच्छे प्रैक्टिस सेट है। प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके पेपर हुए ना, वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। और इनके ये देखो, ये वाले जो है नए मॉक टेस्ट भी हैं, अगर आप पुराने लगा लेते हो सारे, तो आप चाहते हो कि थोड़े नए पैटर्न पे मैं मिक्स सवाल लगाऊं, अच्छे से मॉक टेस्ट दूं, तो ये सेट भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है, आपको पता है सिलेबस जो होता है इसमें साइंस है, मैथ्स है, रीजनिंग एंड जीके करंट अफेयर। तो अपन इन सब की देखो, मैंने अलग अलग पेजेस में लिख रखे, सबकी इंडिविजुअल अपन स्ट्रेटेजी देखेंगे सबके लिए। तो साइंस आपको पता है 25 सवाल आएंगे और 25 मार्क्स के रहेंगे सारे सवाल, जितने एक एक नंबर के हैं। तो मैथ्स 25 सवाल है, रीजनिंग 30 सवाल है, और जीके करंट अफेयर्स 20 सवाल, 100 सवाल हो जाएंगे 100 नंबर के। और आपका जो टाइम मिलेगा वो 90 मिनट मिलेगा। आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी आप 3 सवाल अगर गलत कर दोगे तो आपका एक सही सवाल भी गलत माना जाएगा, मतलब 1/3। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, जिसके लिए मान लीजिए ये वीडियो है, कि पढ़ने का टाइम टेबल क्या रहना चाहिए और हमारी हर एक सब्जेक्ट की मेरे भाई स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। तो यार देखो, वैसे तो टाइम टेबल हर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट पे निर्भर करता है, सबका अपना अपना टाइम टेबल होता है। ठीक है, और चूंकि मैं तो जब ये तैयारी कर रहा था तो साथ में काम भी कर रहा था, पहले कोचिंग में काम कर रहा था, फिर पढ़ाना शुरू किया, तो मेरे तो साथ में काम कर रहा था। तो मैंने जिंदगी में बहुत ज्यादा ये मौका मिला नहीं कि मैं बैठ के सुबह से शाम तक पढ़ सकूं। ठीक है, फिर भी मैंने काम के साथ भी मैनेज किया था 6-7 घंटे में। इसलिए मैं वो 6-7 घंटे काम के साथ मैनेज हो जाता है, क्योंकि आप 3-4, अगर मैं कोई वर्किंग है उसको भी बता देता हूँ, मतलब आप शाम के 3-4 घंटे तो फिक्स रखो कि निकालने ही निकालने। और अगर आप सुबह भी 2 घंटे मैनेज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो आम कैंडिडेट है उनके पास ये टाइम रहता है, तो मैं उसी के हिसाब से एक स्ट्रेटेजी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप सच में सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, यानी आप इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे यू कैन एडजस्ट एज पर योर कंफर्ट, आपका जो भी कंफर्ट है ना मेरे भाई, आपको थोड़ा ऊपर नीचे करना है, जैसे ये 10-11 घंटे का हो गया, आप 1-2 घंटे कम भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि मैंने 10-11 घंटे का बताया और आप कह रहे हो सिर्फ 5 घंटे पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा क्या, फिर यार ये बहुत मुश्किल बात हो जाती है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर मैंने इस तरह से बांटा है कि सबसे पहले आप 6 बजे अगर उठ जाते हो, मान लो, मैं ये नहीं कह रहा 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे पढ़ने बैठ जाओ, मैंने ये मान के चल रहा हूँ कि आप टाइम टेबल थोड़ा सा कंफर्ट है, 6 बजे अगर आप उठ जाते हो, तो पहला स्लॉट निकालो 7 से 11 बजे तक का, है ना, हल्का फुल्का खा के बैठो और 7 से 11 बजे तक का एक बढ़िया सा स्लॉट निकालो। अगर ये स्लॉट दिन में अच्छा चल गया ना, आप किसी के भी इंटरव्यू सुन लो, चाहे कितना ही बड़ा कोई कुछ भी बनाओ, कि यार सुबह का स्लॉट अगर अच्छा निकल गया तो बाकी स्लॉट भी बहुत अच्छे निकल जाएंगे। इस टाइम कोशिश करो कि आप 2 घंटे जीके पढ़ो, इसमें देखो थोड़ा थोड़ा गुंजाइश सब में रहेगी ऊपर नीचे, ऐसा नहीं है कि बन जाओ, लेकिन एक आइडिया मिल जाएगा इससे आपको। 1 घंटे आप करंट अफेयर पढ़ लो और स्टेटिक पढ़ लो, क्योंकि स्टेटिक भी याद करने की चीज है ना, स्टेटिक इसके अंदर काफी कुछ याद करना पड़ता है, जीके में भी याद करना पड़ता है, फ्रेश माइंड से याद अच्छे से होता है। और 1 घंटे इसके अंदर क्या कर लो, ये जो भी आपने पहले पढ़ा होगा, जीके, करंट अफेयर, क्विज, इनकी क्विज लगा सकते हो, जो भी आपने पहले पढ़ रखा होता है इसका क्विज लगा सकते हो। स्टार्टिंग में क्विज वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि शुरुआत में जब पढ़ोगे तो इतना कुछ पढ़ा हुआ रहेगा नहीं कि क्विज लगाए, तो यहाँ पे 1 घंटा आप बचा सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ पे आप थोड़ा आधा घंटा लेट और आधा घंटा पहले ही फ्री हो जाओगे, या फिर जीके को एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हो, क्योंकि शुरुआत में आपके पास पढ़ा हुआ नहीं है तो क्विज कहां से लगाओगे। लेकिन यहां से शुरुआत करो आपके दिन की। देन दोपहर की अपन बात करते हैं, तो आपके पास एडिक्विट यानी पर्याप्त टाइम है यहाँ पे दिन में, फिर 1 से 4 बजे तक का आप 3 घंटे का एक स्लॉट निकालो, क्योंकि दिन में जनरली ऐसा होता है ना कि खाना वाना खा के नींद वींद आती है, तो आप उस टाइम मैथ्स वगैरह पढ़ो, मैथ्स से नींद नहीं आएगी, सोल्व करते जाओगे, कंसेप्ट सीखते जाएंगे, दर्द होता जाएगा। तो ऐसा होता है कि मैथ्स में जनरली मतलब नींद नहीं आती है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे आप 2 घंटे मैथ्स की थ्योरी पढ़ो, ये देखो चार चीजें थोड़ा मैंने सिस्टमेटिक लिखी है, आप इनको थोड़ा सा फोकस से देखना कि आप मैथ्स की थ्योरी पढ़ो सबसे पहले 2 घंटे,
और 1 घंटे रीजनिंग की प्रैक्टिस करो। यहाँ पे मैंने रीजनिंग थ्योरी नहीं लिखा, आप अपने हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैंने 2 स्लॉट के अंदर क्या क्या लिखा है आप इस हिसाब से या आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन दिन का टाइम मैंने मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए अलॉट किया है 1 से 4 और 5 से 7। देन अपन रात की बात कर लेते हैं 9 से 11। तो इस टाइम आप क्या कर सकते हो, इस टाइम साइंस पढ़ सकते हो 2 घंटे। ये एक आपका बेसिक सा मैंने बता दिया है, इसके अंदर आप अपने हिसाब से कुछ भी परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है। मैथ्स में आपको एक पेड बैच लेना ही चाहिए। मैथ्स में मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि आपको यहां से पढ़ लेना, यूट्यूब से कर लेना, वहां से कर लेना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है और बाद में क्या है, आप हमेशा के लिए यही हो जाएगा कि कभी इसकी शीट ले रहे हो, कभी आपको कोई आके बोलेगा अरे वो टॉपिक उन सर से पढ़ा क्या, आप कहोगे हाँ यार वहां तो वो तो मैंने नहीं पढ़ पाया, ये पढ़ लिया, ऐसे करके मतलब पूरा खिचपिच रहेगा। इसकी बजाय मैथ्स को बहुत तसल्ली से पढ़ना है, हर चीज समझनी है, घबराना नहीं है, क्योंकि शुरुआत में मैथ्स में यही लगता है कि मुझे ही समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो बैकग्राउंड आर्ट्स रह गया, मेरा तो ये रह गया, मेरा तो कॉमर्स रह गया, ये सब लगता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए बहुत तसल्ली से पढ़ना है, घबराना नहीं है। पहली बार सबके साथ यही होता है मेरे भाई मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स को आसान बनाने के मैं तरीके बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप स्क्वायर रट लो, कितने 25 तक याद करो 1 महीने में। अगर आपको 25 तक याद है तो भाई मुबारक हो, शुरुआत में कुछ रेस आप जीत चुके हो, वरना आप 1 महीने में 25 तक याद कर लो, ठीक है। देन क्या करो, उसके बाद इतना सा टारगेट रखो कि मैं रोज का एक स्क्वायर सीखूंगा। रोज का एक स्क्वायर मतलब आपने कहा 38 का स्क्वायर 1444, बस आप आज पूरे दिन में जब भी फ्री हुए थोड़ा सा देख लिया। ऐसे पूरे दिन में 8 10 20 बार देख लोगे, क्या ही फर्क हो गया, 38 का स्क्वायर 1444 कितने घंटे लग गए मुझे। तो ऐसे 10 20 बार देखोगे तो पता भी नहीं चलेगा, आप 50 तक पहुंच जाओगे। 50 तक पहुंचने के बाद फिर रिवाइज करते रहना, फिर सामने लिख के रख लेना अपने जहां पे भी आपकी स्टडी टेबल है, और फिर रिवाइज करते रहना, ठीक है भाई। ये मैंने कुछ ऐसे लिखा है कि 30 तक अगर आप याद करते हो तो भी काम निकल जाता है। कोई कहेगा कि सर डी ग्रुप के लिए आप 50 तक याद करवा रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो यार, ये सारे जो मैं फोटोज है ना, अपना टेलीग्राम जो चैनल है, आपको अगर नहीं पता है तो इसी नाम से है पुष्प, जो एग्जाम एक्सपर्ट अपना जो लिंक पे मिल जाएगा, वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पुष्पा सर ऑफिशियल, पुष्पा सर ऑफिशियल, ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां पे इन सब की मैं फोटोज भेज दूंगा। तो ये देखो, काम 30 तक चल जाता है, लेकिन जो है ना कि यार मेरी जो स्पीड बहुत अच्छी हो जाए और मैथ्स में मैं डर की बजाय मैथ्स मेरी स्ट्रोंग हो जाए, मैथ्स मेरा मार्क्स लाने का तरीका हो जाए, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं। क्योंकि भाई मैथ्स रीजनिंग में स्कोर किया जा सकता है। तो ये मेरी टेक्निक है, डेली का एक स्क्वायर, डेली का एक क्यूब याद करते हो तो कुछ ही दिनों में आपको पता भी नहीं चलेगा आप 50 कब याद हो गए। मैंने खुद ने इसी टेक्निक से भाई 100 तक स्क्वायर याद करे हुए हैं, बाकी क्यूब वगैरह तो मैं खुद भी ज्यादा याद नहीं करता, लगभग 40 तक के मैंने क्यूब याद कर रखे हैं, ठीक है। और वो पढ़ाते पढ़ाते भी हो गए, लेकिन आपको मैं इतना नहीं कहूंगा, कम से कम 50 तक तो करो। बाकी यार पहाड़े देखो 25 तक मस्ट है, मेरा अनुभव ये कहता है कि 12 तक पहाड़े लगभग भारत में सबको याद है। इसके आगे है ना 20 तक तो आप डेली का एक पहाड़ा याद कर लो, ये जिसको याद नहीं है उनके लिए बता रहा हूं, जैसे आज 18 का पहाड़ा याद किया, कल 19 का किया, परसों 20 का किया। उसके बाद आप क्या करो, 2 2 दिन ले लो, उसके बाद आगे 2 2 दिन ले लो, 2 दिन में एक पहाड़ा याद किया। लेकिन ये तरीका ऐसा है कि कभी वापस नहीं भूलोगे। ऐसा नहीं करना है कि एक ही दिन में 4 पहाड़े लेके बैठ गए, एक दिन में एक ही टेबल पढ़ो, फिर अगले 2 दिन में एक ही टेबल पढ़ो। लेकिन ये ना सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर आपके ये सारी चीजें इतनी मस्त तरीके से हो जाएगी, और आप टाइम दिन का मुश्किल से 5 मिनट दे रहे हो। कितना टाइम दे रहे हो, आपको लग रहा होगा सर इनकी क्या वैल्यू है, यार इनकी बहुत वैल्यू है। जब आप सीआई पढ़ोगे ना, चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं यार, अब जब पढ़ोगे तभी पता चलेगा, है ना। अभी मैं वो बहुत वीडियो लंबा बन जाएगा, समझ रहे हो, बहुत लंबा बन जाएगा वीडियो इस तरह से। तो फायदे बहुत है, जब भाई आपका बोल रहे हैं तो मान लो यार ये बात। बाकी ये बात याद रखना, जो कैलकुलेशन में जीत गया वो 60% रेस जीत गया, क्योंकि समझ में तो सबको आ जाता है कंसेप्ट। एक बार नहीं आया, 2 बार नहीं आया, 3 बार नहीं आया, 4 बार नहीं आया, आप देखते जाओगे यूट्यूब पे वीडियो, टीचर बदल बदल के देखोगे, आखिर तो कंसेप्ट समझ में आएगा ना। लेकिन सॉरी, कहानी कहां फंस जाती है, मान लो मैं तुमको अभी लिख दूं कि इसको भाग करके बताओ इससे, अब तुम में से यहीं पे डिसाइड हो जाएगा कौन कितना तेज है, कौन कितना धीरे है। कहने का मतलब कैलकुलेशन ही उलझाएगी। अब तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें अभी प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा मैथ्स के, तब बताऊंगा कि सवाल के कॉन्सेप्ट कितने सरल सरल है। लोग भले यार हवा बना रहे होंगे, लोग क्या है ना अपना चाहेंगे कि यार मेरा कोर्स वगैरह भी के इजी इजी बताऊंगा तो मेरे पास कौन आएगा, ऐसे करके तुमको बहुत टफ टफ बेचते होंगे।
लेकिन मेरे प्यारे भाई पेपर के अंदर कभी भी इतने टफ टफ सवाल नहीं आए। कंसेप्ट हमेशा नॉर्मल है, कोई तुमको ये तो बनाया नहीं जा रहा है डिपार्टमेंट का हेड, तो अपन नॉर्मल सी एक जॉब कर रहे हैं, तो कंसेप्ट बहुत सिंपल रहेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी ठीक रहती है। मैं सारे प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, जब तुम देखना कि सर ये सवाल पूछे गए, अरे हाँ भाई यही पूछे गए, बस थोड़ी कैलकुलेशन उनमें अच्छी थी, ठीक है। बाकी यही मैंने चीज लिखी है, टफ सवाल नहीं पूछता है, ये रोज तुमको मन में बोलना है कि टफ नहीं पूछता है, क्योंकि भाई ये जो मैंने बात बोली है ये मैं लिखता भी हूं हर चीज, ताकि हमको दिमाग में बैठे क्या कि बेसिक स्ट्रोंग करना है। बेसिक जो रहता है ना, फंडामेंटल, छोटे छोटे कंसेप्ट हमको स्ट्रोंग करने हैं, ना कि हमको बड़े बड़े सवालों की तरफ भागना है, बड़े बड़े कंसेप्ट की तरफ भागना है, ठीक है। मैथ्स में ये चीज बिठा लो कि सर हम बेसिक पूरे सीखेंगे, हम छोटी से छोटी चीज भी सीखेंगे, लेकिन हम बड़े बड़े कंसेप्ट की तरफ फिलहाल कम से कम ग्रुप डी के लिए तो नहीं भागेंगे। आपको कोई टीचर ऐसे कह रहा है ये पढ़ लो वो पढ़ लो, तो भाई उस टीचर को हाथ जोड़ लेना पहले से ही, ठीक है। अब देखो, एक तो फॉर्मूला का चार्ट बनाओ, और ये कब बनाना है, एग्जाम टाइम में नहीं बनाना है, साथ का साथ ही बना लेना। मान लो कि आपने एक चैप्टर पढ़ लिया मेंसुरेशन वगैरह में, यानी क्षेत्रमिति जो है उसके अंदर बहुत फॉर्मूले रहते हैं, छोटे मोटे जहां पे भी आपको फॉर्मूले दिखते हैं ना मैथ्स के, उनका साथ का साथ एक चार्ट बनाओ और सामने चिपका दो। कैलकुलेशन की जितनी भी शॉर्ट ट्रिक सीखते हो, जैसे आपको कोई बता देगा कि सर 48 को 5 का गुणा करना है, तो मेरा साथी कोई आके बोल देगा कि यार पागल है क्या, 5 से गुणा क्यों कर रहा है, 5 का मतलब क्या होता है 10/2, भाई 5 का मतलब यही तो होता है 10/2, 10 के अंदर भाग दे दो, तो 2 से इसको काट 24 और 24 को 0 कर दे 240। तो जिंदगी में अब किसी भी नंबर को मान ले इसको 5 से गुणा करना है, तो 5 से गुणा करना ही मत, तो इसका आधा करके 0 लगा देना, आधा करके 0 लगा देना। ऐसी बहुत सी ट्रिकें हैं, वो ट्रिकें एग्जाम में भूल कौन जाता है पता है, जो बच्चा सिर्फ ट्रिक सीखता है और आखिरी दिन रिवाइज करता है। जो बच्चा पेपर जब लगाता है, पीवाईक्यू जब लगाता है, यानी प्रीवियस ईयर सवाल जब लगाता है, पुराने सवाल जब लगाता है, तब इनको अप्लाई नहीं करता, वो बच्चा है ना पेपर के दिन भी इनको अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्या सोचेगा कि यार मैं अभी ठीक है, अभी तो मैं सीख लिया हूं, अब पेपर में लगाऊंगा। भाई फिर तुम नहीं लगा पाओगे मेरे भाई, तुमको साथ का साथ लगाना पड़ेगा। जितनी भी कैलकुलेशन ट्रिक सीख रहे हो सामने लिख के रखो। जब मैं बता रहा हूं, जब मैं तैयारी शुरू करता था 2019 वगैरह के अंदर, 18 17 18 की बात है, 19 में पढ़ाने लग गया, तो तब की बात है, तब मैं खुद है ना यूनिट डिजिट पढ़ तो लेता था कि यूनिट डिजिट से कैसे सोल्व करना है इकाई के अंक से या डिजिटल सम से, लेकिन मैं नॉर्मल प्रैक्टिस में डिजिटल सम को इग्नोर करता था। मैं सोचता था पेपर में लगाऊंगा, फिर पेपर में भी मैं भूल जाता था। भूल कैसे जाता था कि मुझे याद ही नहीं आता था कि अरे वो भी तो लगाना है। कई बार मैं ऑप्शन से देखना भूल जाता था कि ऑप्शन भी तो ट्राई कर सकते हैं। इसलिए आपको पहले साथ में ये करते रहना है, आप जो साथ में प्रैक्टिस करोगे वही मेरे भाई एग्जाम में परफॉर्म करोगे, ठीक है। अब पढ़ो कम प्रैक्टिस ज्यादा करो, मतलब क्या है, मतलब यह है कि जब तक आप एक टॉपिक जो पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस खत्म नहीं हो जाती, जब तक उसके सारे सवाल खत्म नहीं हो जाते, तब तक नए टॉपिक की तरफ नहीं जाना है, या फिर 2 3 4 टॉपिक ऐसे थ्योरी पढ़ पढ़ के इकट्ठी नहीं करनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, ये परसेंटेज पढ़ लिया, परसेंटेज में 300 सवाल कब लगाऊंगा, अगला टॉपिक शुरू कर लिया, पता ही नहीं चलता, टीचर तो पढ़ाए जा रहा है, तुम वीडियो देखे जा रहे हो, 10 दिन में 15 दिन में वो भी खत्म हो गया। ऐसे करके थ्योरी इकट्ठी हो जाएगी, फिर मन भी नहीं करेगा, फिर कंसेप्ट भी भूल जाओगे। साथ के साथ करो, मतलब जो टॉपिक पढ़ रहे हो साथ के साथ उसकी थ्योरी खत्म करते जाओ, ठीक है भाई। जो मैं बातें बोल रहा हूं, अगर थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूं तो तुम क्या दो की देखोगे तो पागल हो जाओगे। बार बार देख लो, दूसरी बार वीडियो देख लो, है ना, थोड़ा स्लो करके देख लो, ठीक है भाई। अब यार बोर्ड पे तो आराम से तसल्ली से ही बोल देते हैं, यहाँ पे बैठे बैठे तो मैं एकदम ऐसे फास्ट हो गया हूं। तो देखो, अब रेगुलर टॉपिक वाइज क्विज लगाओ। क्या तरीका रहा, ये सब तो करना ही है। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी टॉपिक वाइज क्विज मिल जाती है, कहीं पे मिल जाएगी, टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी, बुक्स के मिल जाएगी। जो अब मैंने बताई है किरण की जो बुक्स है, इसके अंदर भी आपको कई सारे सेट मिल जाएंगे। वरना जो ये टॉपिक वाइज वाला है, ये प्रेफरेंस हमेशा ऑनलाइन में रखो, ताकि सॉल्यूशन भी साथ का साथ मिल जाता है ना, आपको गलत सही ये अलग अलग छांटने नहीं पड़ते। ये क्विज की बता रहा हूं, उससे पहले प्रैक्टिस तो हमको पीवाईक्यू की बुक से करनी पड़ेगी। तो मैं आगे आता हूं, तसल्ली से पढ़ो, एक टॉपिक के सवाल पूरे होने पर ही दूसरा टॉपिक पढ़ो। अब तरीका क्या रहता है पता है पढ़ने का, सबसे पहले आपने पढ़ी थ्योरी पढ़ी, देन आपने उस पर पढ़े पीवाईक्यू पढ़े किसी भी बुक से, देन आपने उस पर लगाई क्विज, और मेरे भाई क्विज लगाने के बाद आप उसके आते हो पूरे सेक्शनल टेस्ट पे। ये एक प्रोसीजर होता है। जो थ्योरी करो, थ्योरी एक टॉपिक की, उस पर सवाल लगाओ, खूब सारे सवाल लगाओ। जितने तुम सवाल लगाओगे उतना ही तुमको मजा आएगा, उतना ही तुम्हारा टॉपिक स्ट्रांग बनेगा।
देन अपनी औकात बढ़ाओ। सबको लगता है सर मेरी तो मैथ्स वीक है, मैं ऐसे हूँ, मेरा बचपन में ये रह गया, बैकग्राउंड ये रह गया, वो सब बातें धरी की धरी रह जाएगी। अभी तुमने तैयारी का सोच लिया है तो रिजल्ट मैटर करता है। उसके लिए तुमको हमेशा पुश योर लिमिट्स, हमेशा अपनी औकात को बढ़ाना है और अपना 100% देना है। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, अभी मान लो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मेरा भाई मेरी भाई बहन, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। अभी तुम अपना हाथ ऊपर उठाओ, जब मैं बोल रहा हूं तो उठाओ एक बार। भाई मानते हो, टीचर मानते हो, जो भी मानते हो, मेरी बात का कहना मानो, हाथ ऊपर उठाओ। गुड। अब जितना तुमने उठाया ना, और ऊपर उठाओ उसी हाथ को, थोड़ा सा और ऊपर करो। कर दिया ना तुमने? पता नहीं तुमने किया कि नहीं किया, अगर किया है तो लाइब्रेरी में बैठे हो तो घर जाकर ट्राई करना, ये तीनों ऐसे। जब मैंने तुम्हें कहा ना कि थोड़ा और ऊपर उठाओ, तब तुमने थोड़ा और ऊपर उठाया। मैंने कहा और ऊपर उठाओ, तब उठाया। तुमने पहले ही वो लास्ट वाला ऊपर क्यों नहीं उठा लिया था? कहने का मतलब हर बार गुंजाइश क्यों रह रही थी? तुमको जब मैंने कहा हाथ ऊपर उठाओ तो पूरा उठा लेना था ना, जितना कर सकते हो हाथ, जितना ऊपर कर सकते हो हाथ उतना कर लेना था ना। पर इंसान क्या करता है, जब जरूरत पड़ती है तब अपना 100% देता है। जब तक उसके लास्ट में ये नहीं हो गया ना कि बर्बाद हो गया, फैमिली का प्रेशर हो गया, अब तो तेरी शादी करवा ही देंगे, अब तो बस ये समझ लो जिंदगी खत्म सी हो रही है, तब जाके अपनी औकात दिखाता है, तब अपनी औकात बढ़ाता है, तब अपनी लिमिट पुश करता है, तब 100% देता है। उससे पहले देता ही नहीं है इंसान। भाई तुम अपनी औकात पहले ही समझ जाओ, पहले ही 100% देना सीख जाओ। अब बात समझ में आनी तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। मेरा तो एक काम है कि बस बता दूंगा तुमको हर एक चीज, मुझे जो लगता है ना भाई। तो अब टीचर की बात कर लेते, तो टीचर देखो इसमें आदित्य रंजन, साहिल सर, ये सब बढ़िया है, इनके कोर्स ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपने किसी टीचर से पहले से कोर्स ले रखे तो आप उनसे भी कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी मैंने टेलीग्राम पे तो जो 100 डेज का शेड्यूल डाला था, उसमें मैथ्स तो अभी भी चल रही, क्योंकि मैं मैथ्स का खुद टीचर हूँ यार। मैं मैथ्स को बहुत तसल्ली से पढ़ाने के पक्ष में रहता हूँ, इसलिए मैंने मैथ्स को इसमें बहुत आराम से चलाया। तो इसमें लगभग 150 दिन का मैं मैथ्स का शेड्यूल दे चुका हूँ, वो सारी क्लासेस भी ले सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने हर एक टॉपिक की बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड करवाई है, वीडियोज वगैरह के लिंक, और प्रैक्टिस मैं खुद करवाऊंगा। ये देख लो, मैं खुद प्रैक्टिस, कंप्लीट प्रैक्टिस लेक्चर शुरू करवाने जा रहा हूँ। जो आपको अच्छा लगे तो वो भी देख सकते हो, वरना कोई बाउंडेशन नहीं है, इन टीचर से भी कर सकते हो। इनके अलावा जिनके भी आपने कोर्स ले रखे हैं वहां से करो। लेकिन जब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कहता हूँ, बच्चे पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, तू क्या कहाँ जाएगा, तुझे ऐसा क्या काम है इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है बाकी छोड़ देने हैं? मेरे भाई बताओ ना, आपको क्या काम है ऐसा, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ही क्यों पढ़ने हैं, बाकी क्यों छोड़ने हैं? 6-7 महीने हैं तो पूरा पढ़ो ना यार। देखो मैं इंपॉर्टेंट जब लिखता हूं तो मेरा मतलब है ये मैं गलत लिख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोर सब्जेक्ट है। कोर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है पता है? दिल है ये, मैथ्स का दिल है। यानी इनको आपको करना ही करना है और सबसे पहले करना है। जैसे प्रतिशत, इसी पे बेस है लाभ हानि, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज यानी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई इंग्लिश वाला भी भाई अगर है तो ये तो टॉपिक ऐसा है कि इनको तो शुरुआत में करना ही करना पड़ेगा। देन अनुपात क्या ऊपर आधारित है, अनुपात खुद हो ना हो सिलेबस में, अनुपात क्या ऊपर आधारित है, रेशियो पे आधारित है। टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल, और समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, और एवरेज, औसत। इसके अलावा नंबर सिस्टम भी करना है। ये कोर सब्जेक्ट है। बाकी देखो मैं कहूंगा यार पूरा ही पढ़ना है, सिलेक्शन तभी होता है। हमने खुद ने आधा अधूरा पढ़ के सिलेक्शन नहीं लिया है। कोई आके बोलता है ना 10 वीडियो 5 वीडियो बना रहा है कि इतना पढ़ लो उतना पढ़ लो, यार वो सब फालतू की बकवास है। और पूरा पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, ये दिमाग में बिठा लेना। एंड नो मैथ्स फोबिया। मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है दादा, क्या मांगती है? मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है। करोगे तो पास हो जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाओगे, गारंटी लेता हूं फेल हो जाओगे। लेकिन जो भी मैंने बुक बताई है 2 बार अच्छे से निकाल लो, तीसरी बार तो आपको खुद को उसके सवाल और आंसर दोनों याद हो जाएंगे। जिस बच्चे ने 2 से 3 बार सवाल निकाल लिए एक बुक के, मैं गारंटी लेता हूं कि वो कभी कह ही नहीं सकता कि सर मैं मैथ्स में वीक हूं। ऐसा कभी कह ही नहीं सकता। मुझे ऐसे बच्चे से मिलना है जो ये कह रहा सर मैंने 3 बार निकाल ली फिर भी मेरे तो सवाल बन नहीं रहे, मेरे नंबर आ नहीं रहे। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की, और यहाँ पे बच्चे खा जाते हैं माथ। कैसे? रीजनिंग को ना, सबसे बड़ी गलती बच्चों की यही है कि सर रीजनिंग को हल्के में ले लेते हैं, बच्चे इसे हल्के में ले लेते हैं। पूरे में से पूरे अगर कोई नंबर ला सकता है कम एफर्ट के साथ, मैथ्स टाइम मांगती है उसके बाद पूरे में से पूरे लाएगी। रीजनिंग में बहुत कम एफर्ट लगते हैं फिर भी पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। बावजूद इसके बच्चे क्या करते हैं, रीजनिंग तो कर ही लूंगा, कम प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स में और जीके में ज्यादा टाइम देते हैं, और रीजनिंग में वो स्कोर नहीं कर पाते उतना अच्छे से। इसलिए कह रहा हूं इसको भी इज्जत देना।
इसकी इज्जत करो, वक्त दो इसे भी डेली 2 घंटे का, फिर देखना ये तुमको रिटर्न में सबसे ज्यादा रिटर्न गिफ्ट देगी, तुमको सबसे ज्यादा रिटर्न में इज्जत देगी। क्यों? क्योंकि ये कह रही है अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी सही से पढ़ लोगे भाई मैं तुम्हें पूरा स्कोर दूंगा। और हमारे लिए चाहे सवाल रीजनिंग का हो, चाहे सवाल मैथ्स का हो, सवाल जीके का हो, सबका बराबर वेटेज है, सबकी बराबर वैल्यू है। ये नहीं है कि रीजनिंग का सवाल है तो उसके नंबर कम आएगा, इतने से मैं समझ जाओ कि रीजनिंग को भी उतनी ही इज्जत देनी है, वेटेज उसका भी खूब है, मैथ से तो ज्यादा ही है। इसके लिए मेरे भाई मेरी नजर में कोई पेड कोर्स की जरूरत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे जो कंटेंट है ना वो इनफ है। मुद्दा इसका ये है कि इसके अंदर कंसेप्ट बहुत ज्यादा होते ही नहीं है, इसमें कंसेप्ट पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं होता, इसमें प्रैक्टिस ही सब कुछ होता है। इसमें आप एक टॉपिक के 4-5 वीडियो होते हैं, वो आपको कहीं पे भी दिख जाएगा। प्रतिशत की तरह नहीं है कि 1% का टॉपिक 15-20 वीडियो बन गया, ऐसा नहीं है इसके अंदर। इसलिए आप यूट्यूब से कर लो। फिर भी किसी के पास अगर है पैसे इतने कि भाई वो पेड कोर्स खरीद सकता है तो खरीद सकता है, ठीक है। बाकी जितना जल्दी हो सके ना रीजनिंग का सिलेबस खत्म करो सबसे पहले, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस बड़ा नहीं है। इसको ऐसे नहीं समझना है कि मैं 10 दिन में एक टॉपिक करूंगा, मैथ्स की तरह नहीं करना। इसका जितना जल्दी सिलेबस खत्म करो ताकि जमकर प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस से ज्यादा प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस है। रीजनिंग के सवाल यूं समझ लो हाथों हाथ नए बन जाते हैं, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी उतना ही हमें नए सवालों से भिड़ने का मौका मिलेगा, नए सवालों को समझने का मौका मिलेगा। बाकी देखो रीजनिंग की ट्रिक यह है कि स्क्वायर, क्यूब, प्लस माइनस की जो बेसिक सीरीज है ना वो आप रट डालिए, मतलब सामने लिख के रख दो। आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना कि कुछ बेसिक सीरीज वगैरह तो आपको खूब सारी सीरीज बता देंगे, वो सीरीज तो आप हमेशा के लिए ऐसे देखते ही याद आ जानी चाहिए। बाकी अल्फाबेट जो है ABCD वो उल्टे सीधे क्रम में, ए का उल्टा क्या है, ए का कौन सा नंबर है, 22वां अल्फाबेट कौन सा है ना, लेटर कौन सा है, 21वां कौन सा है, ये सारे तो आपके ऐसे अंगुलियों पे होने चाहिए। नींद में भी बोल देना तो याद रहना चाहिए, ठीक है। ये दोनों आप लिख के चिपका लो, ये सीरीज और अल्फाबेट। और ज्यादा से ज्यादा क्विज अगर लगानी है तो वो है रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग के अंदर सिर्फ प्रैक्टिस ही बसती है। जब प्रैक्टिस से काम हो रहा है तो क्यों ना करें बताओ। बाकी इसके अंदर अरुण सर, विक्रमजीत सर आपको मिल जाएंगे, है ना, आदित्य रंजन सर के साथ ही पढ़ाते हैं, और पीयूष सर मिल जाएंगे, या जिससे भी आप पढ़ रहे हो। ये सारी फैकल्टी इसके अंदर आप इनमें से किसी भी एक के ले लो, या आपके पास कोई पहले से किसी टीचर का एक्सेस है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक कह लो या यूं कह लो, हर एग्जाम के अंदर बेसिक ये टॉपिक तो आते ही आते हैं, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज और क्लासिफिकेशन। बाकी वर्बल, नॉन वर्बल सारी रीजनिंग होती है, फिगर वगैरह, है ना, वो सारे भी होते हैं। तो रीजनिंग में ना तो कोई लंबा चौड़ा सिलेबस है, छोटा सा तो सिलेबस है। आप सिलेबस को पहले खत्म करो, खूब सारी प्रैक्टिस करो, ये समझ लो रीजनिंग तो पूरी ही पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि रीजनिंग में हमें जब स्कोर करने का मौका मिल रहा है तो हम करेंगे ना भाई, ठीक है। इसकी बात करूं, मैं साइंस की बात कर लेता हूं। देन देखो जनरल साइंस। जनरल साइंस में ना यहां पे बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्ट कोर्स वोर्स पे चले जाते हैं। यहां पे मेरी रिकमेंडेशन थोड़ी सी अलग है। मैं चाहता हूं यहां पे तुम सबसे पहले 10th की एनसीईआरटी खत्म करो। एक बार मेरे भाई 10th की एनसीईआरटी कंप्लीट करो। अगर तुम 10th की एनसीईआरटी करते हो, भले ही तुम्हें समझ थोड़ी सी कम आएगी, बट ये पढ़ो पहले। यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि 9th-10th की एनसीईआरटी के वीडियोज भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बट उससे ना तुम्हारे बेसिक्स बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मेरे भाई साइंस को समझना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम सोच रहे हो ना कि जीके की तरह इसको रट लोगे, फॉर्मूले रट लोगे फिजिक्स के, वो इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमेशा के लिए याद रख पाना। तुम जितना ज्यादा समझोगे साइंस को और एक बार समझ लोगे ना भाई, तो फिर डर मिट जाएगा हमेशा के लिए, फिर वो हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। इसलिए शुरुआत करो 10th की एनसीईआरटी से। देन साइंस मैग्नेट एक चैनल है जो मेरे को काफी सही लगता है, नीरज सर करके शायद पढ़ाते हैं। बाकी आप दूसरा कोई भी अगर प्लेटफॉर्म है तो वहां से भी देख सकते हैं। साइंस जो है ये आदित्य रंजन सर के साथ जो मैडम पढ़ाती है वो भी पढ़ाती है ना, और राधिका मैम पढ़ाती है इस पे। शुभम जैन सर जो है आरबी, रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन, जो आरबी वाले हैं उन पे भी एक राधिका मैम। तो ये खैर आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, बट उसके बाद आपको कोर्स लेना है। पहले 10th की एनसीईआरटी जल्दी से खत्म कर लो, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 9th-10th की कर लो, 10th तक लिखा है मैंने ना, 9th और 10th की एनसीईआरटी जल्दी खत्म कर लो, उसके बाद आप इस पे आओ। बाकी देखो बेसिक से जो टिप्स है वो ये है कि फिजिक्स के अंदर जो फॉर्मूला है और जो कंसेप्ट है वो एक जगह लिखो, सामने रखो। फॉर्मूले भी होते हैं इसमें और कुछ कंसेप्ट भी होते हैं, और डेली रिवाइज करो। कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, मान लो फिजिक्स के अंदर कोई ऐसी चीज है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसका ना यूट्यूब पे 3D वीडियो भी मिल जाता है।
ऐसा नहीं है कि इनसे पढ़ रहे हो तो फिर इसी से पढ़ोगे, वो पर्टिकुलर टॉपिक आप 2-3 टीचर से देख लो, 4 टीचर से देख लो, कई बार समझने की चीज ज्यादा होती है तो आप 3-4 टीचर से समझ लो, ठीक है, 3D में समझ लो, ताकि वो पूरा ऐसे खोल के बता देगा कि ऐसे ऐसे बनता है। केमिस्ट्री में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, केमिकल फॉर्मूले ना, रासायनिक सूत्र होते हैं बहुत सारे, तो वो रासायनिक सूत्र स्टार्टिंग में लिख के चिपका लो, उनको एग्जाम तक रिवाइज करना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे एग्जाम टाइम में इनको रिवाइज करते हैं, मतलब एग्जाम टाइम में लिखते हैं सामने, तो फिर यार कितने दिन के लिए वो रिवीजन होगा। शुरुआत में ही जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, वो मुझे आज भी याद है पूरी की पूरी, पर मेरा अलग तरीके से याद करी थी मैं ना। केमिकल फॉर्मूला और पीरियोडिक टेबल आपको सामने लिख के रख लेनी है पूरी की पूरी ट्रिक्स के साथ, और रोज रिवाइज करनी है। बाकी कुछ लो है, अलग अलग नियम है, जैसे बोयल का नियम है, गेस लूसे का है, किरचॉफ का है, फेराडे का, ओम का, और भी बहुत सारे नियम है ना, तो वो सारे के सारे नियम सामने लिख के रखो। ये फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में, ये साझा राय है दोनों के लिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए साझा राय क्या है, सलाह यह है कि आप इन सब के नियम मेरे भाई लिख के रख लो, आपको हो सकता है सारे के सारे सवाल यहीं से मिल जाए। पूरा पेपर में जो सवाल आए फिजिक्स केमिस्ट्री का वो यहीं से मिल सकता है, अगर आपने ये इतनी सी चीजें लिख के रख ली तो। ये क्रक्स है, यानी निचोड़ है, ठीक है। बायो में देखो, सबसे पहले तो आपको टेबल बनाकर सबके नोट्स बनाने हैं, टेबल बनाकर सबके नोट्स बनाने हैं, यानी अलग अलग जो टॉपिक है उनके सबके बढ़िया से टेबल बना लो, जिसके अंदर देखो डिजीज है, यानी जो रोग है, विटामिन वगैरह है, मिनरल वगैरह है, पादप और जंतु जगत है, यानी जो किंगडम है, ठीक है, पादप और जंतु जगत जो है उनके सबके अलग अलग आप चार्ट बना लो बढ़िया से। डायग्राम अगर कोई है, मान लो अपना जो अलग अलग तंत्र होते हैं ना, सिस्टम जो होते हैं, उन सब के डायग्राम बना लो बढ़िया से। बायो के अगर आप डायग्राम सही से बनाओगे, चार्ट अगर सही से बनाओगे, तो ये तो मैंने इंपॉर्टेंट वाली चीजें लिख दी, तो आप डायग्राम और चार्ट बना लोगे, सही से टेबल बना लोगे, तो आपके सामने एक लिमिटेड चीजें एनी टाइम सामने दिखती रहेगी, तो भाई बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। ये साइंस का सबसे बेहतरीन तरीका यही है मेरे हिसाब से तो। इसके अलावा अगर आप कुछ अलग तरीके से और करते हो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है भाई। देन अपन बात करते हैं, कितना मिनट हो गया यार, मैं बहुत बोले जा रहा हूँ, हाय राम। पानी पिएंगे थोड़ा सा, 1 मिनट रुको यार। ये देखो, अब अपन बात करते हैं जीके एंड करंट अफेयर्स। तो जीके के अंदर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मैं 2 टीचर बता देता हूँ, रामबाण टीचर ही लगते हैं मुझे तो ये जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो नवीन सर हैं, और परमार वाले जो बच्चे हैं वो, सॉरी, इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो परमार सर हैं। इन दोनों की क्लासेस देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और टीचर से पहले से आपने कोर्सेज ले रखे हैं तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना। अगर उनके कोर्स बिक रहे हैं मार्केट में तो नो डाउट वो अच्छा ही पढ़ा रहे होंगे। बाकी मेरी नज़र में मैं ये आपको सलाह दे देता हूँ। बाकी बुक्स वगैरह भी आप ल्यूसेंट या किरण पब्लिकेशन की जीके की जो मैंने बुक बताई वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। कोर सब्जेक्ट जो है जीके में वो है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफिक्स, और जनरल क्वेश्चन भी कुछ कई बार पूछ लेता है, टेक्नोलॉजी वगैरह का, एनवायरमेंट वगैरह का, तो उसका तो अपन इतना ज्यादा कुछ देख नहीं सकते, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट तो हमको अच्छे से करने ही करने हैं। बाकी जो स्टैटिक पार्ट रहता है उसमें क्या है, लोक नृत्य है, सम्मान है, संस्थान, स्पोर्ट्स की कोई संस्थाएं हैं, स्पोर्ट्स के जो सम्मान है, अलग अलग दिन है, उनकी थीम है, फुल फॉर्म है, किताब और उनका नाम है, फेस्टिवल है, त्योहार है, सरकारी जो योजनाएं हैं, गवर्नमेंट स्कीम है, ये सारे स्टैटिक के ये वाले टॉपिक तो करो ही करो। मतलब ये तो मेरा प्यारा प्यारा भाई मस्ट डू है, वो तो करेगा ही करेगा, ठीक है, इतना तो आपको करना ही है। इसके अलावा जो करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर के लिए मैं बता देता हूं कि या तो आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या कर सकते हो, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट और कुमार गौरव सर, इनमें से किसी एक से पढ़ सकते हो। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का कंटेंट थोड़ा कम रहता है, इनका थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से करंट अफेयर का ऐसा है कि आप रेगुलर पढ़ोगे ना, किसी से भी पढ़ोगे तो आप बना लोगे। अगर आप रोज पढ़ रहे हो तो इनका भी अगर 12-13 सवाल पढ़ रहे हो, इनके भी 15-20 सवाल पढ़ रहे हो, तो अगर रोज आपने 6-8 महीने फॉलो किया तो आपको एक बेसिक समझ बन जाएगी। और जो आपसे नहीं बनेगा, करंट अफेयर आउट ऑफ द बॉक्स आता है, वो सबसे ही नहीं बनता है, ठीक है। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो परचम क्लासेस से पढ़ सकते हैं। यहां तक अपन ने बात करी है, यहां तक अपन ने बात कर ली किस चीज की भाई, तो जीके, करंट अफेयर वगैरह सारे कोर सब्जेक्ट की बात कर ली। जीके के अंदर मैं कहूंगा कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा है उसी टॉपिक के ऊपर हाथों हाथ पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू बुक से, बजाय इसके कि आप क्या कर रहे हो, आप पहले पूरी हिस्ट्री पढ़ रहे हो फिर हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर सवाल लगाओगे। नहीं, ये गलत तरीका है। पहले हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ो फिर उसी टॉपिक पे सवाल लगाओ, समझ रहे हो, तो आपको मजा भी आएगा, प्लस ये भी समझ में आएगा कि अच्छा पूछता क्या है,
अच्छा ऐसा ऐसा सा पूछता है, तो अगला टॉपिक पढ़ने में मजा भी आएगा। ठीक है, तो ये जीके का तरीका रहना चाहिए। बाकी जीके एक ऐसी चीज है जिसमें रिवीजन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो जो मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा रिवीजन वगैरह के तरीके हैं। देखो बस 2 पेज और हैं, फिर बस खत्म हो जाएगा वीडियो। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वीडियो का। पहली चीज की एक टॉपिक की थ्योरी, उस पर बेस्ड पीवाईक्यू बाई बुक, देन क्विज, देन सेक्शनल टेस्ट। ये सबसे जो बेहतरीन तरीका है पढ़ने का वो ये अभी जो मैं बता रहा था। मान लो आपने हिस्ट्री के अंदर जैसे वैदिक सभ्यता पढ़ा, अब आप उस पर सवाल लगाओ। उस पर सवाल आप जो मैंने बताया जैसे किरण वाली बुक से लगा सकते हो, ठीक है। देन उस पे बेस आप क्विज लगाओ, क्विज आप टेक्स्ट बुक वगैरह से लगा सकते हो, तब आपको सच में याद रहेगा। ठीक है, अगर आप ये एक टॉपिक के साथ इतना 3 काम करोगे तो। वरना आप सोच रहे हो पहले थ्योरी 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 खत्म कर दूंगा, तो फिर मजा नहीं आएगा। फिर आप जब तक पीवाईक्यू पे आओगे तब तक पूरा पक जाओगे। यहां पे 2 मैंने स्टेटमेंट दिए, ये समझ लेना। पीवाईक्यू लगाने के लिए सिलेबस का वेट नहीं करना है। कुछ बच्चे पहले सिलेबस का वेट करते हैं कि सिलेबस खत्म होगा ना तब मैं प्रीवियस ईयर सवाल लगाऊंगा। नहीं 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 नहीं, प्रीवियस ईयर सवाल सिलेबस के साथ ही होगा। जिस दिन सिलेबस खत्म होगा उस दिन प्रीवियस ईयर सवाल भी खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से टॉपिक उस पे सवाल, टॉपिक उस पे सवाल। दूसरा स्टेटमेंट मेरा यह है, मॉक टेस्ट लगाने के लिए प्रीवियस ईयर सवालों का वेट नहीं करना है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि पूरे प्रीवियस ईयर सवाल लग जाएंगे ना हर टॉपिक के, सिलेबस खत्म करके प्रीवियस ईयर सवाल खत्म करके फिर मॉक टेस्ट लगाऊंगा। हे मूर्ख, यहां पे ये नहीं करना है मेरे भाई। ये बहुत गलत तरीका होता है। ऐसे तो कभी होता ही नहीं है इस दुनिया में कि सिलेबस पूरा खत्म हो गया, सवाल भी सारे खत्म हो गए। ऐसे तो कभी होता ही नहीं है ना भाई। आज तुमने सोचा ये सिलेबस खत्म हो गया, ये सवाल खत्म हो गए, कल कोई दूसरा टीचर दूसरी पीडीएफ डाल देगा। आपको मॉक टेस्ट भी साथ में ही लगाना है यहां पे। यानी कवि कहना चाहता है कि साथ साथ चलेगा सब कुछ। आपका अगर 30% भी सिलेबस पूरा हो जाता है देन मॉक टेस्ट शुरू करो। मतलब मैथ्स रीजनिंग में 4-4 टॉपिक हो जाते हैं, 3-4 टॉपिक। और जीके जीएस में जितना भी हो, जितना भी आप शेड्यूल के हिसाब से फॉलो कर रहे हो जाए, तो आपको मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। सर इतना सा सिलेबस हुआ है फिर मॉक में नंबर कम आएंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, मॉक में यह देखना है कि जो टॉपिक पढ़ लिया है उसका सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा। हम मॉक लगाना सीख रहे हैं, जैसे जैसे हमारे सवाल बढ़ेंगे, हमारे टॉपिक बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारे सवाल भी बढ़ जाएंगे। जैसे आपने 6 टॉपिक पढ़ लोगे तो आपके सवाल भी ज्यादा ठीक होने लगेंगे। पर आपको अप्रोच तरीके टाइम के अंदर बाउंड होके, जैसे लिमिटेड टाइम आपको दे दिया तो सवाल कैसे लगाने, वो सारे तरीके सीखते जाओगे। इसलिए मॉक का यही तरीका है कि साथ के साथ लगाते रहना। लगभग 15-20 दिन सही से पढ़ाई हो जाती है तो मॉक शुरू कर देना चाहिए। नंबर मायने नहीं रखता, आपका उस पैटर्न के अंदर घुसना वो बहुत मैटर करता है। देन लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वीकली रिवीजन। रिवीजन के लिए या तो संडे बुक कर लो या सैटरडे संडे 2 दिन बुक कर लो। मुझे वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो 2 दिन रिवाइज करते हैं। सर 2 दिन का रिवीजन, अरे भाई जब 5 दिन तक पढ़ रहे हो तो 2 ही दिन में तो रिवाइज कर रहे हो। अगर रिवीजन करने के बाद कुछ टाइम बच जाए तो कुछ और पढ़ लेना एक्स्ट्रा, कौन रोक रहा है तुमको। लेकिन अगर संडे ही दिया या ऐसा कभी हो गया रिवीजन नहीं हुआ पूरा तो फिर प्रॉब्लम होगी। और जो बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं उनको तैयारी नहीं करनी है। मैं फिर लिख देता हूं, जो बच्चे रिवीजन नहीं कर रहे हैं उनको तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि काम नहीं आएगी तैयारी। सारी बातें कड़वी हैं लेकिन सच है यार, अब देखो माननी चाहिए मेरी बातें ये जो मैं बोल रहा हूं। क्योंकि 6 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है ना भाई पढ़ाने में, उसी के हिसाब से मैं हर एक चीज बता रहा हूँ। पूरा जोक दिया है मैंने अपने आप को। अभी तो मैंने, तुमको पता है ना, ड्यूटी से आते ही डायरेक्ट शुरू हो गया हूँ, खाना भी नहीं खाया है। 5 रूल्स अबाउट प्रिपरेशन एंड लाइफ। जिंदगी के तो क्या ही रूल है, तैयारी के ये 5% रूल है। वैसे तो ये जिंदगी पे हैं, जिंदगी के भी हैं कि 98% लोग है ना रूटीन बनाने के पहले सप्ताह में ही फेल हो जाते हैं। आज तुमने रूटीन बनाया, 1 सप्ताह के अंदर अंदर लोग रूटीन तोड़ देते हैं अपना। और ओनली 0.5% लोग ही लास्ट तक शेड्यूल फॉलो करते हैं। और ये चीज मैं नहीं कह रहा, ये जो 1% फॉर्मूला किताब देख रहे हो इसके अंदर है ये बात। टॉम कॉर्नल की बुक है। कभी मन करे थोड़ा सा पैसा हो, कितने रुपए की होगी, 199 लिखा है, लगभग 150 की आ जाएगी। टाइम हो तो कभी पढ़ो, ये बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन बुक है ये। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, कि अपने रूटीन बनाया है तो अपने रूटीन की इज्जत करनी है और उसको अंजाम तक पहुंचाना है, उसको पूरा पूरा फॉलो करना है रोज रोज। बाकी गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है। रूल नंबर 2 ये है कि स्मार्ट अप्रोच रखनी है।
यानी जो भी पढ़ो पहले उसे रिवाइज करो, जब श्योर हो जाओ कि हाँ भाई मुझे सब याद है तभी आगे बढ़ो, वरना कोई जरूरत नहीं है आगे बढ़ने की। ऐसे तो गधा करता है कि ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया। भाई पहले इंश्योर करो कि तुमने वो जो भी पढ़ा है मेरे अभी तक याद है या आगे रहेगा, तभी आगे पढ़ो। बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, और अपने स्मार्ट एंड शॉर्ट नोट्स बनाओ। यानी अभी से आदत बना लो एक साथ में छोटी सी हर चीज, कोई भी चीज मिले उसको छोटे सी नोटबुक में लिखने की। स्मार्ट नोट्स होने चाहिए कि यार ये चीज तो मुझे पक्का याद रहनी चाहिए, ऐसा कहीं फील आ जाए तो उसको लिख लो, ठीक है। देन मैथ्स के अलावा सबका सिलेबस थोड़ा फास्ट करो, इसके लिए अपनी रीडिंग हैबिट बढ़ाओ। यानी थोड़ा सा मोबाइल वगैरह को साइड में रख के जो चीज पढ़ रहे हो उसको थोड़ा फास्ट पढ़ो। मोबाइल की वजह से क्या होता है, आप एक ही सेंटेंस 4 बार पढ़ते हो, 5 बार पढ़ते हो, कई बार पैराग्राफ का पैराग्राफ पढ़ लिया पर समझ में नहीं आया, क्योंकि जहीं से समझ में आने वाला था तुमने मोबाइल चेक कर लिया। इसलिए मोबाइल साइड में रखोगे, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो रीडिंग हैबिट अपने आप बढ़ जाएगी। मैंने 10 वीडियो की चीजें एक में बता दी है, समझ में आ रही है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ एक ही वीडियो काफी है हर एक चीज समझाने के लिए। मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। मैथ्स के अलावा सबका सिलेबस फास्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि उनके अंदर समझने को बहुत कुछ नहीं है, प्रैक्टिस मांगती है उन सब में। लेकिन मैथ्स के अंदर समझने को भी बहुत कुछ है, प्रैक्टिस भी बहुत कुछ है। इसलिए मैथ्स में अगर टाइम लगे तो घबराना नहीं है। मैथ्स में सबको टाइम लगता है। जो कहता है 3 महीने में मैथ्स हो जाएगी, 4 महीने में हो जाएगी, उनको मेरे पास लाओ, फिर मैं बताता हूँ। मैथ्स में मेरे प्यारे प्यारे भाई टाइम लगता है, तुम भी लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला है जो वीक टॉपिक है, यानी जो हमारे लिए कमजोर जिसके अंदर हम हैं, उस सब्जेक्ट से डरना नहीं है, उस टॉपिक से डरना नहीं है। जब ठान लिया है तो लड़ो और करके दिखाओ। जो वीक है ना भाई, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टीचर से पढ़ा, 2 टीचर से पढ़ा, यूट्यूब पे तो हर एक टॉपिक को आसान करके समझाया गया है, हर एक चीज की ट्रिक बताई हुई है। अगर तुम्हें कोई हिस्ट्री के अंदर कोई चीज याद नहीं रह रही तो तुम ट्रिक सर्च करो गूगल पे, तुम एआई का फीचर जो आता है उस पर बोल दो कि इसकी मुझे पढ़ने का आसान तरीका बताओ इस चीज का, या इस चीज का कोई आसान सा सूत्र बताओ। भाई सारी चीजें मिल जाती है गूगल पे, मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। बाकी कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे कहीं पे भी डीएम कर लो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। मॉक टेस्ट का एनालिसिस सही से करना है। सही से का मतलब है ये तो देखना ही देखना है कि सवाल सही हो गया, ये भी देखना है, मतलब ये तो देखना ही देखना है सवाल गलत हो गया और गलत क्यों हुआ है, ये भी देखना है कि सवाल सही हुआ है तो क्या वो सच में जिस तरीके से करना था उसी तरीके से मैंने किया था, या फिर ऐसे ही उल्टा सीधा तरीका लगा दिया। कई बार ये होता है कि हम लंबी लंबी कैलकुलेशन करके भी आंसर ले आते हैं, फिर पेपर में वो चीज नहीं हो पाती है। इसलिए थोड़ा सा सही सवालों पे भी फोकस करना है, एनालिसिस पक्का करना है। डेली नाइट में खुद को मार्क्स देना है कि आज मैंने कितना परसेंट स्कोर किया है, मैं कितना सफल हुआ हूं। सर ये इतने सारी चीजें बता रहे हो, क्या मेरे को आईएएस बनना है क्या? देख भाई, इसे तुम अपना उतना ही सीरियस लो जितना आईआईटी आईएएस वाले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर की स्थिति तो यही शेड्यूल, यही तैयारी, यही नौकरी बदलेगी। हमारे घर की जो स्थिति है ना भाई, उसको तो यही चीज बदलने वाली है। हमारे घर का तो आईएएस कह लो, आईआईटी कह लो, सब कुछ यही है। इसलिए तुम ये मत सोचो कि इतना करूंगा तो ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। तुम्हारे घर की जो एक्चुअल स्थिति है वो यहीं से बदलने वाली है। इसलिए तुम उस इसके लिए उतना ही सीरियस रहो जितना कोई आईएएस एस्पिरेंट आईएएस के लिए रहता है, या आईआईटी वाला आईआईटी के लिए रहता है। तुम ये समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी को बदलने का एकमात्र तरीका फिलहाल तो यही है, तभी तो तुम इसके लिए कर रहे हो तैयारी। तो तुम्हारे लिए ये चीज छोटी नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। तुमको इसमें जितना देना पड़े उतना देना है, बाकी भोलेनाथ को याद करके लग जाओ, ठीक है बात। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई की वीडियो में उतना मजा आया हो ना आया हो, लेकिन चीजें समझ में बहुत कुछ आई होगी। मैंने इस वीडियो में आपको पता है हर एक चीज को क्लियर करने की कोशिश करी हुई है, चाहे टीचर हो, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे प्रिपरेशन हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे प्रीवियस ईयर सवाल के लिए तरीके हो, चाहे कंसेप्ट हो, चाहे रिवीजन हो। हर चीज को मैंने बताने की कोशिश करी है और आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि मुझे अब इस डायरेक्शन में काम करना है। कम से कम 7 8 10 वीडियो का काम मैंने एक ही वीडियो में करने की कोशिश करी है। अब भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको अगर मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है और आप चाहते हैं कि एक्चुअल में जो पेपर में सवाल आए हुए हैं, जेन्युइन सवाल आए हुए हैं, आप देखोगे कि कितने आसान बट कैलकुलेशन वाले, कंसेप्ट टफ नहीं है बट कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक ठाक है, वो सवाल पूछे गए हैं। जबकि टीचर पता नहीं कितना हवा कर रहे हैं। वो सारे सवाल आपको जानने हैं तो आप मेरे प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। और अगर आपको वीडियो जो भी मैंने बताया बातें अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दो,
और अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं ना दोस्त, उनको आप शेयर कर सकते हैं। हमेशा की तरह खुश हो, खूबसूरत रहो। बाय बाय, टेक केयर, तैयारी अच्छे से करो। जय हिंद, जय भोलेनाथ।